वो कई सारी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पुणे पहुंचने के बाद मोदी दगड़ूशेठ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में शरद पवार मुख्य अतिथि हैं। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार एक मंच पर एक साथ होंगे और इसे लेकर राजनीति काफी तेज हो गई। उद्धव ठाकरे गुट ने शरद पवार को नसीहत दी है। पीएम मोदी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार कई बार एक साथ एक मंच पर दिखे हैं और एक बार फिर दिखाई देंगे। मंगलवार को पुणे में पीएम मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में शरद पवार मुख्य अतिथि होंगे। ये पुरस्कार एक तो नॉन पॉलिटिकल है और आज तक जिन जिन लोगों को दिया है वो सिर्फ पॉलिटिक्स में काम करने वाले नेता नहीं है, लेकिन बहुत से साइंटिस्ट को दिया है, सोशलिस्ट को दिया है, रिवॉल्यूशनरीज को दिया है, बिजनेस हाउसेस को दिया है। तो एक तो ये पॉलिटिकल डायस ही नहीं है और अध्यक्ष जो संस्था के जो अध्यक्ष रहते हैं वो हमेशा ये पुरस्कार देते हैं और चीफ गेस्ट उनके साथ यानी मिलके ऐसे वो दिया जाता है। तो शरद पवार जी उसमें ये नॉन पॉलिटिकल डायस है, इसलिए उन्होंने कंफर्मेशन दिया है और वो आने वाले हैं। जिस संस्था की ओर से पीएम मोदी को सम्मानित किया जाना है वो कह रही है कि कार्यक्रम का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन शरद पवार और पीएम मोदी के एक मंच पर होने की खबर से ही सियासत गर्म है। नए नवेले विपक्षी गठबंधन में शामिल उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने शरद पवार को कार्यक्रम में शामिल होने के फैसले पर पुनर्विचार की सलाह दी है। Democracy is at the stake, and therefore I feel he is the senior person, he is the most learned person, and he should think of it. Whether so he should reconsider. I won't make any comment on that. He is more intelligent and more matured and more senior leader of the country. And therefore I always respect him. He himself should think it what he should do in the present situation. Okay. उधर शरद पवार गुट वाली एनसीपी कह रही है कि अगर गैर सियासी संस्था ने न्योता दिया है तो वहां जाने में क्या बुराई है। देखिए, ये जो पुरस्कार दिया जा रहा है वो एक प्राइवेट संस्था है, एक ट्रस्ट है, उनके तरफ से वो पुरस्कार दिया जा रहा है। तो ये एक प्राइवेट फंक्शन है, वहाँ जा रहे तिलक स्मारक जो टेम्पल ट्रस्ट है उसके तरफ से अगर ये पुरस्कार दिया जा रहा है तो लोकमान्य तिलक जी को एक सम्मान दिया जा रहा है। तो उसमें अगर जाते हैं पवार साहब तो ये कोई राजनीतिक कोई प्रोग्राम नहीं है और इसको राजनीतिक स्वरूप देना कोई जरूरत नहीं है उसको। शरद पवार भले ही विपक्ष की राजनीति करते रहे हो, लेकिन पीएम मोदी के साथ उनके रिश्ते हमेशा ही अच्छे रहे हैं। कई बार प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक मंच से शरद पवार की तारीफ भी की है। किसी से नहीं सीखते तो शरद राव से सीखो। मैंने देखा है शरद राव इस उम्र में भी अनेक बीमारियों के बीच भी क्षेत्र के लोगों को प्रेरणा देते रहते हैं। जब शरद पवार अपना 75वां जन्मदिन मना रहे थे तब भी पीएम मोदी ने उनकी तारीफ में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। आज के राजनीतिक जीवन में जीने वाले लोगों को शायद इसका मूल्य बहुत कम समझ में आता है, लेकिन शरद राव एक अपने आप में उदाहरण है कि उस रचनात्मक कामों के अधिष्ठान ने ही उनके राजनीतिक जीवन को एक नई हमेशा ताकत दी है और उनको नित्य नूतन सोचना, नया करना, नया सीखने का जो स्वभाव बना वो भी इन रचनात्मक प्रवृत्तियों के कारण बना है और उसके लिए वो समर्पित रहे। शरद पवार को जब भी मौका मिलता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ से चूकते नहीं है। दोनों के बीच सियासी रिश्ता तो है ही, लेकिन सियासत विरोधी होकर भी कभी कभी साथ दिखने का नाम भी है। पंकज खेलकर, पुणे, आज तक। नीतीश की वापसी, क्या INDIA को लगेगा झटका? रामदास अठावले का दावा, सुशासन बाबू की घर वापसी। पाटलिपुत्र से दिल्ली की सत्ता को चुनौती देने का मंसूबाबांध बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की नींव तो रख दी, मगर जब उनकी कोशिशों के बाद इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी INDIA की इमारत खड़ी हुई तो खुद सुशासन बाबू नींव के पत्थर की तरह उस इमारत की अट्टालिकाओं से
गायब नजर आए। विपक्षी एकता की गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठकर पीएम की कुर्सी तक का सफर तय करने का सपना पाले नीतीश कुमार को करीब से जानने वाले कहते हैं कि यह सुशासन बाबू के लिए जोर का झटका था, जो कि जोर से ही लगा भी। ऐसे में अब मोदी के मंत्री रामदास अठावले का दावा है कि आम चुनावों से पहले ही नीतीश कुमार की एनडीए में घर वापसी भी हो ही जाएगी। अठावले का दावा। मोदी सरकार में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले शनिवार को बिहार की राजधानी पटना में थे। यहां नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने जो कहा उसकी चर्चा सब तरफ हो रही है। रामदास अठावले ने दावा किया कि नीतीश कुमार की कभी भी एनडीए में वापसी हो सकती है। बकौल रामदास अठावले, नीतीश कुमार की कार्यशैली एनडीए जैसी है। जब वे एनडीए में थे तब बिहार बहुत विकसित हुआ है। ऐसे में नीतीश कुमार को मुंबई में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक का बहिष्कार कर एनडीए में शामिल होने पर विचार करना चाहिए। रामदास अठावले के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए झारखंड के भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि नीतीश कुमार शुरू से ही एनडीए के सहयोगी रहे हैं और उन्हें लगता है कि वो शायद रामदास अठावले से बात कर रहे होंगे या उन्होंने कुछ कहा होगा। आदरणीय नीतीश कुमार जी शुरू से एनडीए के साथी रहे और हमको लगता है कि अठावले जी से कुछ बातचीत हुई होगी तो उन्होंने बात कही होगी। चोट खाए नीतीश। अठावले और रघुवर दास के बयान के बाद नीतीश कुमार के एक बार फिर पलटी मारने की खबरें पिछले दिनों से चल रही हैं। हालांकि बीजेपी साफ कर चुकी है कि वो किसी भी कीमत पर अब नीतीश कुमार के साथ हाथ नहीं मिलाएगी। वहीं नीतीश कुमार भी लगातार भाजपा और पीएम मोदी के खिलाफ काम करते रहे हैं। विपक्षी दलों की पहली बैठक नीतीश कुमार की पहल पर ही पटना में हुई थी। ये बात अलग है कि बेंगलुरु में हुई अगली बैठक में कांग्रेस ने पूरा प्लान हाईजैक कर लिया और एक झटके में नीतीश कुमार फ्रंट सीट से बैक सीट पर आ गए। चिराग का क्या होगा? फिलहाल तो बीजेपी और जेडीयू दोनों ही नीतीश के एनडीए में वापसी की खबरों से इनकार कर रहे हैं, मगर अठावले का दावा अगर सच साबित हुआ तो सबसे ज्यादा मुश्किल चिराग पासवान की बढ़ने वाली है। पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग की सारी राजनीति नीतीश की खिलाफत करने के इर्द गिर्द ही सिमटी थी। इसी के चलते उन्होंने एनडीए से भी किनारा किया और अब हाल ही में उनकी भी घर वापसी हुई है। अगर ऐसे में नीतीश भी एनडीए में लौट आते हैं तो चिराग पर वो कहावत बिल्कुल फिट बैठेगी, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और राजनीति की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार। तैयार नहीं है ना, और रामदास अठावले न तो बीजेपी के प्रवक्ता है न एनडीए के प्रवक्ता है। वो एक पार्टी के नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं, तो उनका व्यक्तिगत विचार होगा, उनकी सदिच्छा होगी। लेकिन बीजेपी ने अपने सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं और बीजेपी ने तय कर लिया कि नीतीश कुमार अगर नाक भी रगड़ लें, कुछ भी प्रयास कर लें, अगर चाहें भी तो भी बीजेपी उनको स्वीकार नहीं करेगी। अब देखिए वो तो एक बोझ बन चुके हैं। अब तो राष्ट्रीय जनता दल भी उनको बहुत दिनों तक ढो पाएगी, ऐसा मुझे संदेह लगता है। अब वोट ट्रांसफ़र करने की उनकी क्षमता खत्म हो गई। पिछले विधानसभा चुनाव में देखा कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं आते तो 44 सीट वो नहीं जीत पाते। तो इसलिए राजनीति में अगर आपकी वोट की ताकत आपके पास है तब तो आपका महत्व है, नहीं तो उसका कोई महत्व नहीं है। तो इसलिए रामदास अठावले क्या बोलते हैं उसका बीजेपी के नीति और निर्णयों से कोई संबंध नहीं। देखिए नीतीश कुमार घबराए हुए हैं। जिस नीतीश कुमार ने आज तक कभी विधायकों से एक एक विधायक से मिलकर बातचीत नहीं की, तो 13-14 साल के बाद पहली बार एक एक विधायकों को बुलाकर बात कर रहे थे। कभी पूर्व विधायकों की बैठक नहीं बुलाई, उनकी बैठक बुला रहे हैं, तो घबराए हुए हैं। क्योंकि जदयू का कोई भी विधायक, सांसद या वर्तमान या पूर्व, वो तेजस्वी को सीएम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, उत्तराधिकारी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो रिवोल्ट का खतरा है, विद्रोह का खतरा है, इसलिए वो लोगों के घर जा रहे हैं। अभी देखा कि आज तक कभी किसी मंत्री के यहाँ नहीं गए, लेकिन विजय चौधरी जी के यहाँ गए, विजेंद्र यादव के यहाँ गए, अशोक चौधरी के यहाँ गए। तो भाई मुख्यमंत्री भी आप हमेशा जाते रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आज तक आप किसी मंत्री के घर नहीं गए शादी विवाह या वैसे अवसरों को छोड़कर। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि वो घबराए हुए, कि पार्टी में नाराजगी बढ़ती जा रही है, कोई टूट ना हो जाए। उसी को रोकने के लिए सारा प्रयास उनका है। मैं आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू यादव के परिवार से जुड़ी 6 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है और इस मामले में आरजेडी प्रमुख और पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव
बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और पूर्व सीएम राबड़ी देवी पहले से ही जांच का सामना कर रहे हैं। अभी हाल ही में सीबीआई ने तीनों के खिलाफ आरोप पत्र भी दायर किया था। आपको बता दें कि रेलवे में नौकरी के बदले रिश्वत के मामले में रिश्वत में जमीन लेने के आरोपों में सीबीआई जांच कर रही है। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी जांच कर रही है। सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। इस मामले में लालू प्रसाद यादव के करीबी और पूर्व विधायक भोला यादव और हृदयानंद चौधरी भी अभियुक्त हैं। लालू परिवार पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई अब की है। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के नाम से प्रॉपर्टी को तीसरी बार अटैच किया है। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने लालू प्रसाद यादव के 6 करोड़ 2 लाख की संपत्ति अटैच की है। अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। देश में मुश्किल भाजपा की बढ़ी है तो भाजपा ने संस्थाओं को जिस तरह से दास्ता की बेंडियों में बांध कर करके बदले की भावना की प्रकाष्ठा पे जाकर के जो कार्रवाइयाँ हो रही है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। अब याद करिए 17 में 900 करोड़, फिर आया 600 करोड़, अब आ गया 6 करोड़। जरा यहो पढ़ लीजिए तो पता चला कोर्ट में टिकेगा ही नहीं। एफआईआर जो हुआ था जरा पता करिए कि पूरा आरोप पत्र में कैसे इनका नाम आया सप्लीमेंट्री चार्जशीट में। भारतीय जनता पार्टी ने देश में भरोसा खो दिया। अब तानाशाह के बल पर संस्थाओं का अगर दुरुपयोग करेंगे तो संस्थाएं अगर दास्ता की बेड़ियों में बंध जाएगी तो गरिमा तार तार हो जाएगी। ये तो होना ही था। अब संपत्ति छुपा के रखे हैं, धीरे धीरे निकल रहा है, जांच के घेरे में है तो जांच में पता चल रहा है कहां कहां रखे हैं। जैसे जैसे पता चल रहा है उन संपत्तियों को अटैच किया जा रहा है। लैंड फॉर जॉब, नौकरी के बदले में जमीन लेना, रेल मंत्री रहते उन्होंने किया था। अपने परिवार के नाम से संपत्ति बनाने का, बिना वैकेंसी के, बिना परीक्षा के लोगों को नौकरी दिए, बदले में मकान और जमीन लिए। तो जांच हो रही है और उस जांच में सब साक्ष्य और सबूत इनके खिलाफ प्राप्त हुआ है। उस आधार पर संपत्तियां जो बनाए हैं उन संपत्तियों को अटैच किया जा रहा है। पूरा देश भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का एक तौर तरीका देख रहा है। किस तरह से लगातार केंद्र सरकार के दबाव में स्वायत्त संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। ईडी हो, आईडी हो, सीबीआई हो, सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ उनको डिमोरलाइज करने के लिए अभी भी जो कार्रवाई हो रही है। लालू परिवार को जो परेशान करने की नीयत से ये लोग लगातार दबाव बना रहे हैं, उसके पीछे की मंशा साफ है। वो चाहते हैं कि कैसे विपक्षी दलों में शामिल नेताओं को डिमोरलाइज किया जाए, डराया जाए, ताकि विपक्षी दलों का कुनबा कमजोर हो सके। नरेंद्र मोदी सरकार सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रही है ताकि विपक्ष के लोगों को गवाह करे, परेशान करे, पहले मुकदमा करे, फिर जांच करे, फिर आय से अधिक संपत्ति में फंसाए, फिर उसकी संपत्ति को सीज करे। इसीलिए तो ईडी निदेशक का बार बार सेवा विस्तार हुआ है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी आपत्ति जाहिर की कि एक ही व्यक्ति का बार बार सेवा विस्तार क्यों। इससे स्पष्ट हो गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी ईडी के सेवा विस्तार से खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें भी अंदेशा है कि ईडी अपने पद का दुरुपयोग सिर्फ प्रतिपक्ष पे कर। आज जो लगातार चलाया जा रहा है मीडिया के एक वर्ग में कि लालू प्रसाद यादव के परिवार की 6 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई, ये संपत्ति अटैच नहीं की गई। ये एक पॉलिटिकल आप एक सोच रहे हैं कि हाई वैल्यू नैरेटिव इससे गढ़ लेंगे, आपको कुछ हासिल नहीं होगा। एक एक नागरिक को पता है कि जिस दिन इस व्यक्ति विशेष के एक्सटेंशन पर हमने सवाल उठाए थे, हमें पूरा पता था कि ये क्या करने वाले हैं। ये कहानियां बुनी जाएंगी, ये कहानियां बोई जाएंगी। इन कहानियों का एकमात्र उद्देश्य है कि इंडिया नाम का जो ये समूह इकट्ठा हुआ है, इसको किसी प्रकार आप डिसरप्ट करो, आप नहीं कर पाओगे। लैंड फॉर जॉब के मामले में फिर से एक बार लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ने लगी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि अभी लालू यादव अपने आवास पे हैं, राबड़ी देवी के आवास पे हैं, और लालू यादव से मिलने वाले लोगों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। कई नेता अंदर गए हुए हैं। ईडी ने उनके 6 करोड़
2 लाख के संपत्ति को अटैच कर दिया है। इससे पहले भी ईडी ने 2 बार संपत्ति को अटैच किया है। खास तौर पर यह मामला यह है कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो उस समय जमीन लिया गया और नौकरी दिया गया। तो ये तमाम चीज़ें हैं और अब इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। खास तौर पर जब से ईडी ने अटैच किया है और खबर जब आई उसके बाद लालू यादव के समर्थक जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तमाम समर्थक लालू यादव के आवास पर मौजूद हैं और देख सकते हैं कि सभी के हाथों में लालटेन की जो है वो झंडे हैं और ये तमाम लोग जो है अपने नेता के समर्थन में राबड़ी आवास पर पहुंचे। ने भरी हुंकार, फिर लौट रहा सच की आवाज सन ऑफ बिहार। विजय सिन्हा ने कहा हमारे निशाने पर नीतीश सरकार, छोटे बड़े पत्रकारों और सच का साथ देगी बीजेपी सरकार। जल्द होगा न्याय, खाली जाएगा विरोधियों का वार, कर दिया ऐलान नहीं होगा जाया समर्थकों की गुहार। बिहार के बेटे मनीष कश्यप जो इस वक्त मदुरई के जेल में है, अब उन्हें काफी समर्थन मिल रहा है। जो अब तक मजबूर और मजदूरों की आवाज बन पाया है, अब उसके लिए बड़े बड़े चेहरे आवाज उठाने लगे हैं। वहीं अब उस तरफ बिहार को मिलने वाले न्याय की गुहार आम जनता के साथ साथ राजनीतिक पार्टी और नेता भी देने लगे हैं। ऐसे में जनता को बड़ी खुशखबरी जल्द मिल सकती है, क्योंकि कुछ लोगों के बयान के बाद अब राहत मिलती नजर आ रही है। दरअसल बीते दिन बिहार सरकार को निशाना साधते हुए नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने पत्रकारों और विशेषकर मनीष कश्यप को लेकर जो कुछ कहा है, उसके बाद ये बात साफ हो गई है कि अब ज्यादा दिन दूर नहीं है जब दोबारा से बिहार का बेटा बिहार वालों के लिए आवाज उठाएगा और दहाड़ कर सरकार से सवाल पूछेगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा की तरफ से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुलकर इस बात पर न केवल राय रखी, बल्कि इस बात का दावा भी किया है कि बहुत ही जल्द अब वापस से मनीष कश्यप अपने काम पर लौटेंगे और अपने कार्यपथ पर चलेंगे और लोगों की सेवा जैसे करते आए हैं वैसे ही करेंगे और इसके लिए हम और हमारी पार्टी सहयोग करती रहेगी। सीधे तौर पर कहें तो बहुत जल्द बिहार की किस्मत चमकने वाली है। फिर से नया सूरज निकलेगा और काफी तेज रोशनी के साथ, जिससे सारे विपक्ष की पोल पट्टी खुल जाएगी और उनके गहरे राज से पर्दा उठ जाएगा। दरअसल बीते दिनों बीजेपी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसे संबोधित किया था नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने। उसी दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर चला रहे पत्रकार, उभरते हुए छोटे पत्रकार और बड़े पत्रकारों को लेकर अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने मनीष कश्यप के हित में बात की, उनका पक्ष रखा और उनका समर्थन करते हुए जनता से वादा भी किया। साथ ही जानकारी के लिए बताते चले कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में जब कुछ चैनल वालों ने सीधे तौर पर विजय सिन्हा से मनीष कश्यप को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि मैं हर पत्रकार के साथ हूं, मैं मनीष कश्यप के साथ हूं। जिस तरह उसने अब तक सरकार की पोल पट्टियां खोली है, जिस तरह उसने जनता की आवाज उठाई है, जल्दी वो समय लौटेगा और फिर से अब बिहार सरकार खतरे में पड़ने वाली है। मनीष कश्यप के जेल जाने के बाद से लोगों को ऐसा लगने लगा था कि अब दोबारा से डर के साए में जीना होगा, जहां सच के लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा। लेकिन उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है कि अब मनीष कश्यप को देखने का, उनको दोबारा से अपना काम करने का इंतजार अब ज्यादा लंबा नहीं रहा। शेर अभी पिंजरे में कैद है, लेकिन उसे शिकार करना नहीं छोड़ा है। उसके नाम से ही, यानी कि मनीष कश्यप के लौटने के खबर से ही जो अभी सरकार चल रही है उसमें हलचल मच जाती है। उनके विरोधी थर-थर कांपने लगते हैं, क्योंकि जब एक घायल शेर बाहर निकलता है तो उसकी दहाड़ अलग होती है। जिस तरह से बीते कुछ महीनों आपके हिसाब से कुछ नहीं, बस वह जनता के लिए सच्चाई बोलता है, सच्चाई आवाज़ उठाते हैं, वह सब कोई की नज़र में चुभ गया। बेटा के लिए तो जहाँ जाना पड़ता है तहाँ हम जाते हैं, दर दर के ठोकर खाते हैं, डर डर भटकना पड़ता है, तो अपने बेटा के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मेरा बेटा के साथ सब बिहार के लोग हैं, बिहार के नहीं दूसरा देश के लोग हैं, पूरा लोग हैं मेरा बेटा की आवाज़ उठाते हैं। मुस्लिम लोग तजिया रखे हैं मेरा बेटा के लिए, तो सब लोग आवाज़ उठाते हैं, सब लोग मेरा बेटा के लिए तरस रहा है। जो मनीष कश्यप बिहार में, उम्मीद क्या है, कब तक वो बाहर आ जाएंगे या फिर बिहार के जेल में कब तक आ जाएंगे, कोई उम्मीद आपको लग रहा है? हाँ, उम्मीद तो लग रहा है कि ये अगस्त भर में मेरा लड़का छूट जाएगा। मनीष कश्यप एक ऐसा नाम जो बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। अभी हमारे साथ उनकी मां है जो कि राज्यपाल से मुलाकात करने आई थी। आंटी, आप राज्यपाल से मुलाकात करने आई, क्या कुछ बातें हुई?
बहुत अच्छा से बात हुआ है। वो भी बोले हैं कि जी ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, हम देखेंगे, अब बाद में क्या करेंगे अब वही जानते हैं। लेकिन हम यही मांग किए हैं कि जी मेरा लड़का कहने से हटा दीजिए, अब बिहार में बुला लीजिए। बिहार में बुला लीजिए, प्राथमिकी इसी बात। हाँ, जो उनका वहाँ के खाना पीना अच्छा नहीं लगता है, लैंग्वेज भी नहीं समझ में आता है। यही हम अपील किए हैं राज्य सरकार से, राज्यपाल से, तो बोले हैं ठीक है, अब देखिए जागा मैंने क्या होता है। उम्मीद किन किन लोगों से है? उम्मीद तो जहाँ हम जाते हैं तहाँ उम्मीद लगा कर जाते हैं कि जी मेरा सब काम हो जाएगा, मेरा लड़का आ जाएगा। अब उम्मीद तो यहाँ पर गई थी, वहाँ पर ही उम्मीद है, अब भगवान जाने की जी उम्मीद के मैंने क्या होगा। हम तो आशा लगा कर घर से 5 बजे भोर में, हम रात भर नहीं सोए हैं, रात भर नहीं सोए, 5 बजे भोर में हम चली हैं। 5 बजे भोर में मतलब पटना के लिए निकल गए? हाँ, 5 बजे भोर। रात में तो मैंने बस 12 बजे ले तो हम बैठ के अपन वीडियो देखते हैं मेरा लड़का, अपना लड़का को, और उसके बाद में नहा धोआ के पूजा पाठ करते उड़ते 3 बज गया। 3 बज के बाद में बस 5 बजे हम यहाँ से चल रहे। अच्छा आंटी, कितना याद आता है आपको मनीष कश्यप का? मत पूछिए मनीष कश्यप के बारे में। अच्छा, आप बोली कि 12 बजे रात तक आप अपने लड़के का वीडियो देखती हैं, ये एहसास होता है कि अभी अगर वो बाहर होते, जेल के बाहर, तो इससे भी बेहतर अभी तक करते रहते? पहले वाले वीडियो देखते हैं, अभी वाला वीडियो हम नहीं देखते। पहले वाला वीडियो देख के ये महसूस होता है ना कि हाँ, कहीं ना कहीं मेरा बेटा कहीं पीछे चला गया है, कई एक साल पीछे अब चला गया है। कुछ नहीं, अभी चलाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। रुपया पैसा सब चीज़ नहीं है, बस मेरा सामने चलाएगा तो सब धन हो गया, सब धन मिल जाएगा। मेरा लड़का धन है, मेरा पैसा रुपया नहीं है, बस मेरा लड़का आ जाएगा, सब हमको सबूर हो जाएगा, कुछ नहीं, दूसर कुछ नहीं। अच्छा, बेतिया कोर्ट के बाहर भी आपका एक वीडियो आया था जहां बेतिया के जज भी बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप को लाया जाए फिजिकली रूप से, लेकिन उन्हें नहीं लाया जा रहा है। इस बात का मतलब कितना दुख है कि उन्हें आखिर क्यों नहीं लाया जा रहा है? ना, बेटा के लिए तो जहाँ जाना पड़ता है तहाँ हम जाते हैं, दर दर के ठोकर खाते हैं, डर भटकना पड़ता है, तो अपना बेटा के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कहाँ नहीं जाएंगे, जहाँ लोग बुलाएगा तहाँ जाएंगे। वहाँ पर आशा था कि जी मेरा लड़का आएगा, वहाँ पर भी नहीं आया। अब पता नहीं ये लोग के मन में क्या है, सब भगवान दिख रहे हैं, भगवान उसका हिसाब एक एक के करेंगे। मतलब भगवान से उम्मीद है? हाँ, भगवान से तो उम्मीद है, पूरा उम्मीद है। हम अभी यहाँ पर क्यों ऐसे मैंने नहीं रहते हैं कि जी कल मंगर है, मंगर हम करते हैं लड़के के लिए, पूजा पाठ करते हैं, मंदिर में जाते हैं। तभी कर रही हैं आप मनीष कश्यप के लिए? अभी 8 दिन पर मंगर, एकादशी, 13 मैंने सप्ताह में 3 गो व्रत। मतलब सप्ताह में 3 व्रत? हाँ, 3 व्रत। मतलब अगर देखा जाए तो 15 दिन आप फास्टिंग में ही रह रही हैं? हाँ, फास्टिंग। अच्छा, क्या उम्मीद क्या है, कब तक वो बाहर आ जाएंगे या फिर बिहार के जेल में कब तक आ जाएंगे, कोई उम्मीद आपको लग रहा है? हाँ, उम्मीद तो लग रहा है कि ये अगस्त भर में मेरा लड़का छूट जाएगा। अगस्त भर में उम्मीद है? बिहार सरकार से कितनी उम्मीदें हैं? बिहार सरकार से अब रहने दीजिए, बिहार सरकार के बात मत चलेगी। मतलब कहीं ना कहीं उम्मीद राज्यपाल से है, लेकिन बिहार सरकार से? राज्यपाल से बहुत उम्मीद है। अच्छा, अपने बेटा के लिए और बिहार के लोगों के लिए क्या कुछ कहिएगा? मेरा बेटा के साथ सब बिहार के लोग हैं, बिहार के नहीं, दूसरा देश के लोग हैं, पूरा लोग हैं मेरा बेटा की आवाज़ उठाते हैं। मुस्लिम लोग तजिया रखे हैं मेरा बेटा के लिए, तो सब लोग आवाज़ उठाते हैं, सब लोग मेरा बेटा के लिए तरस रहा है जो मनीष कश्यप बिहार में आए। मतलब मनीष कश्यप के चाहने वाले बहुत हैं? बहुत हैं, चाहने वाला बहुत है। अच्छा, जैसे कि उनसे लोग मुलाकात करने मदुरई के जेल में जा रहे हैं, बिहार से भी लोग जा रहे हैं, यूपी से भी लोग जा रहे हैं, हर एक जगह के लोग जा रहे हैं, आपके मन में ये इच्छा नहीं आ रहा है कि हाँ जाके थोड़ा बेटा से मुलाकात कर ले? नहीं, हम तो नहीं जा सकते हैं, हम जाएंगे तो वो देखकर भावुक हो जाएगा। हमको अन्य वहाँ से मैंने अब हम क्या कहें कि जो हम जाकर वहाँ से आ जाएगी, कभी नहीं आएंगी। मतलब कहीं ना कहीं जो माँ का प्रेम है वो जाने से रोक रहा है? हाँ, मतलब कहीं ये हो रहा है कि अगर जाएंगे मिलने तो हम वापस वहाँ से नहीं आ पाएंगे? जल्दी नहीं आएंगे। अच्छा, आखिरी में बिहार के जनता के लिए क्या कुछ कहिएगा? जनता के लिए यही कहेंगे कि जी पूरा लोग आवाज़ उठावे, जितना अब बहुत लोग आवाज़ उठाते हैं, ऐसा ही आवाज़ बरकरार रखे कि जी मेरा लड़का जल्दी चला है। बस यही अपील है पूरा जनता से।
अच्छा, मार्च से लेके अभी जुलाई भी खत्म हो गया है, अगस्त स्टार्ट होने वाला है। इन दिनों में क्या क्या कठिनाइयाँ है? हाँ, अगस्त में हमारा आशा है कि जे भोले बाबा मेरा लड़का को जरूर न्याय मिलाएंगे, जरूर न्याय मिलेगा, वो आएंगे बस। उम्मीद पूरा है? हाँ हाँ, पूरा है। अच्छा, NSA उन पे लगा दिया गया है, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चल रहा है, मतलब ये किस हद तक सही है? अच्छा लगाया है तो देखिए, आज तो लगा दिए हैं, उनका पास पावर है, उनका भी कभी बचा होगा बोर्ड, जरूर उसको आगा आएगा, देख लेना, जरूर आएगा। मेरा जितना आत्मा रो रहा है ना, उनका जरूर आएगा आगा, एकदम आएगा। तो जैसा करेगा वैसा पाएगा। हाँ हाँ, जो करेगा वो एकदम पाएगा। उनका भी बच्चा के साथ यही होगा, देख लेना बस। मतलब कहीं ना कहीं माँ का जो दिल दुख रहा है उसका बद्दुआ निकल रहा है बस। खाना खाने, थोड़ा सा खाना खाने जाती हैं तभी भी खाना मैंने खाया नहीं जाता है, रोना मैंने खाना देख के भी रुआई जाता है। जब मेरा लड़का बिछुआ खाना खाता, जब पूछने जाते जब बाबू क्या चीज़ खाइएगा, तो मम्मी ये चीज़ बनाइए, ये चीज़ बनाइए। अगर 12 बजे वो जाता है, 2 बजे जाता है, 3 बजे जाता है बेटिया, वही उसी टाइम में खाना बनाकर हम खिलाते हैं, आज जो बोलते हैं वही खाना खिलाते हैं। तो उनका चलते हम अच्छा खाना भी नहीं हम खाते हैं, जे बस त्रिभुवन जाते हैं तो सब हम चीज़ बना बना के खिलाते हैं, अपने लिए कुछ नहीं, बस अपन प्राण मतलब जिंदा रहने के लिए, खाने के लिए, चलने के लिए, पूजा करने के लिए, बस उतना ही भर, दूसरा कुछ नहीं, बस रहने दीजिए अब।